अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। अच्छा, आज इससे पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था क्वालिटी कंट्रोल का। क्वालिटी कंट्रोल के मेरे बारे में मैंने आपको बताया था कि देखो, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने 5 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े हैं: क्वालिटी कंट्रोल, टेंडर, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग एंड प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज। मैंने आपको बताया था कि देखो, क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, दीज आर द मोस्ट एग्जामिनेबल टॉपिक्स। किसी भी अटेम्प्ट में ज़्यादातर इन्हीं को पूछा जाता है। टेंडर, ऑडिट फीस, एडवर्टाइजिंग, ये जेनेरिक हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। या तो इन तीनों के ऊपर एक ही क्वेश्चन आ जाएगा, और या तो फिर क्वेश्चन आता ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आता। अगर क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट का, तो इन तीनों के ऊपर क्यों नहीं आता? रीज़न बीइंग के बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपके पास छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन गिवन है भाई। जैसे 5 बेसिक रूल्स हैं एडवर्टाइजिंग के, आपने इसी लिहाज से रिव्यू करना है, तो बड़ा आसान हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, ये दो बड़े मेजर टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में हमेशा से टेस्ट होते हैं। पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने क्वालिटी कंट्रोल का आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाया था, और मैंने आपसे बोला था कि सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा 2 और क्वेश्चंस भी हैं किट के अंदर, तो आप उनको लाजमी अटेम्प्ट करें, उसको छोड़े मत। पूरी की पूरी किट आपने ख़त्म की भी हो बाय द टाइम वी आर डन विद द कोर्स, क्योंकि फिर हम लोग पास क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद आज हमारा टॉपिक है दैट वुड बी प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज, और ऑलरेडी हम लोग इसको कवर अप कर चुके हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूं इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो मैंने आपको बताया था प्री इंगेजमेंट इश्यूज ये वही हैं जो कि F8 में आपने पढ़े थे, ऑडिट एंड एश्योरेंस में, स्किल्स लेवल पे, जब आप छोटे से बच्चे थे। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे लफ्ज चेंज हो जाते हैं भाई। प्रोफेशनल क्लियरेंस ले लो पुराने ऑडिटर से। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, वही एथिकल इश्यूज जितने भी आपके आते हैं वो सारे फॉलो कर जाते हैं। कोई वो इशू तो नहीं अराइज होता कोई आपको इंगेजमेंट करने से। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर क्या सवाल आते हैं, मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, क्या है। रेपुटेशन कैसी है क्लाइंट की, क्या ये काम करने से रेपुटेशन आपकी तो नहीं खराब होगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यानी आपका कॉम्पिटेंस लेवल कितना है, क्या आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ऑडिट फीस के ऊपर डिस्कशन। ऑडिट फीस में अगेन वही टॉपिक आ जाते हैं जो कि ऑडिट फीस का अपना हमने पढ़ा है। ठीक हो गया। It should cover the basic cost, and if not, then we should report it to those charged with governance. मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग कैसे किस्म की होती है, और उसके ऊपर हमने केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट के प्रोसीजर्स करने होते हैं। मैंने डिटेल में नॉलेज रखनी होती है, ये भी हमने पढ़ा है। रिसोर्सेस, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, स्टाफ इतना है कि हम लोग ये काम कर सकें। रिस्क, कोई और रिस्क तो नहीं है इन चीज़ों के अलावा। प्री कंडीशंस फॉर एन एंगेजमेंट के अंदर 3 चीज़ें थी कि करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रही हो कंपनी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक हो कंपनी का, प्लस क्लाइंट शुड प्रोवाइड ऑल ओवर द एविडेंस, वो ठीक से एविडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे, और इसका क्वेश्चन जो मैंने निकाल के रखा हुआ है दैट इज ये रहा, जेनसन एंड कॉर्पोरेशन। आई थिंक ये 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। 6, 9 एंड 10 मार्क्स। यस, 25 मार्क्स वाले टॉपिक के अंदर ज्यादातर ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 या 2 में पूछ लिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है इसका जेनसन एंड कॉर्पोरेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, which is explain the matters which should be considered by Jensen and Corporation before accepting the engagement to review and report on Narle Corporation's prospective financial information। अब भाई पहले मैं आपको बता देता हूँ ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बला है, ये आप नया नाम सुन रहे हो। आज से पहले आपने सुना था कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ऑडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, फाइनेंशियल पोजीशन कर लो, वहां पे मैनेजमेंट की कुछ ना कुछ assumptions होती हैं। ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस टॉपिक का है हम लोग आगे अब पढ़ना शुरू करेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑडिट एंड एश्योरेंस रियल लाइफ में भी और इन बुकिश लाइफ यानी पेपर के लिए भी दो चीजों में डिवाइडेड है। एक होता है ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज नोन एज फुल ऑडिट, जिसका खास नाम है ऑडिट। ठीक है, इसी लफ्ज को हम लोग ऑडिट कहते हैं। दूसरा होता है रिव्यू करना, वो भी ऑडिट है, लेकिन आप रिव्यू कर रहे होते हैं क्योंकि 100% ऑडिट नहीं कर रहे होते, 100% प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म कर रहे होते, बस किसी गिवन इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे होते हो। इज इट इन लाइन विद द रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या फिर नहीं, बस दैट इज इट। ठीक है। और ऑडिट में आप फुल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को उठाते हो और उसके हिसाब से देखते हो कि क्या पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके हाथ से बनी है। और ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिस इज अनदर, मतलब ये आ जाता है अदर असाइनमेंट्स के अंदर। अदर असाइनमेंट्स में आपके पास 6 किस्म के डिफरेंट असाइनमेंट्स है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो मर्जी हो,
आप जिस वक़्त भी बात करते हो प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ की, प्री एंगेजमेंट रूल्स की या फिर प्रिंसिपल्स की कि आपने कोई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी है, यानी वो यही रहेंगे। चाहे वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑडिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए या फिर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है? ये यही रहते हैं, कभी चेंज नहीं होते। अब अगर आपको पढ़ाना शुरू करूँ या क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूँ तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिसको ये सारा कुछ आता है वो बड़े ईज़िली देखो कर सकता है, ठीक है? इसको पढ़े बगैर कर सकते हो आप। कोई ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो टुवर्ड्स दिस और एक-एक के बारे में लिखना शुरू कर सकते हो। मार्क्स आपको मिल जाएँगे, मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हो सकता है मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे मैं ज़्यादा इन डिटेल, इन डेप्थ बात कर सकूँ। 6 मार्क्स के लिए यानी कि 6 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ लिखने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखूँगा। हर पॉइंट का मैं 1 मार्क्स लिख सकता हूँ। आते हैं क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़लेस हो जाएगी, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन नोट्स टू द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये भी यूज़लेस हो जाएगा, इसके बारे में मुझे शायद ना लिखना पड़े। इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है? पढ़ते हैं इसको। क्या कहते हैं? यू आर एन ऑडिट मैनेजर ऑफ इन जेनसन एंड कॉर्पोरेशन व्हिच ऑफर्स अ रेंज ऑफ ऑडिट एंड अदर एश्योरेंस सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स, ठीक है भाई? हम लोग वो ऑडिट के साथ-साथ और भी बाकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है? आगे क्या कहता है? One of your audit clients is Narle Corporation, which operates a commercial haulage company. ठीक है. Narle Corporation has been an audit client for the last 5 years and is currently planning a significant expansion of its operation into a new geographical area and jurisdiction. ठीक है. अभी तक मुझे क्या समझ आया कि नार्ले कॉर्पोरेशन मेरा एक ऑडिट क्लाइंट था और इससे पहले मैंने उसको हमेशा हर साल ऑडिट करके दी है, यानी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो एक नए ज्योग्राफिकल एरिया विद न्यू ज्यूरिसडिक्शन, वो नया कंट्री भी हो सकता है, नया सिटी भी हो सकता है, नया प्रोविंस भी हो सकता है। ठीक है? वो वहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्शन को और ऑपरेशंस को वहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? इन ऑर्डर टू फाइनेंस द प्लान ऑफ एक्सपेंशन, नार्ले कॉर्पोरेशन नीड्स फंड्स टू परचेज एडिशनल हेवी गुड्स व्हीकल्स, expand its warehousing facilities and recruit more drivers। ठीक है भाई? ये एक्सपेंशन करने के लिए ऑब्वियसली उनको उसको न्यू एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, नया एडिशनल उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उस लोकेशन में, तो उसके लिए वो फाइनेंस यानी लोन लेना चाहेगा। ठीक है? आगे क्या है? द कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग अ मेजर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन टारगेटेड एट पोटेंशियल कस्टमर्स इन द न्यू jurisdiction, यानी कि जहाँ पे वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रहे हैं, वहाँ पे वो क्या काम कर रहे हैं कि भाई मार्केटिंग भी करेंगे अपने न्यू कस्टमर्स के लिए। मुझे कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी पूरी। Narle Corporation's finance director, Suzanne Seddon, has approached you to ask if your firm will provide a report on the prospective financial information which has been prepared in support of a loan application। अच्छा भाई, अब यहाँ से हमारे लिए मेन टॉपिक शुरू होता है। हमने बात करनी है कि भाई क्या हम लोगों ने इस एंगेजमेंट, अब आप दोनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। इस क्लाइंट को मैं ऑलरेडी ऑडिट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑडिट वाली एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑडिट वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मुझे पता है जिस क्लाइंट को मैं ऑडिट वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ-साथ कोई और काम भी करके दूँ, वहाँ पे थ्रेट्स उठना शुरू हो जाते हैं। तो जो मेरी पहली चीज़ है ये वाली, ये तो आ गई इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, यानी जो जितने भी थ्रेड्स थे वो सारे के सारे हाइलाइट होना शुरू हो गए मेरे लिए इधर। पहली चीज़ उसने क्या बोली कि मैं उसको ऑडिट करके देता हूँ और मुझे उसके डायरेक्टर ने अप्रोच किया कि भाई आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू करके दो मुझे। अब ये नई असाइनमेंट है, ठीक है? और वो किस चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ होगी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? लोन की जो एप्लीकेशन देगा ना डायरेक्टर आगे बैंक को, उसके साथ ये अटैच हुई हुई होगी, स्टेपल हुई हुई होगी कि भाई ऑडिटर ने इसको रिव्यू किया है, ठीक है? यहाँ पे एक पहली चीज़ आ गई। मैं रिव्यू आपको थ्रेड्स बाद में बताता हूँ, पहले क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। द एप्लीकेशन इज़ फॉर अ न्यू लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 22 मिलियन फ्रॉम द कंपनीज़ करंट लेंडर व्हिच इट इंटेंड्स टू यूज़ एक्सक्लूसिवली टू फाइनेंस द प्लान्ड एक्सपेंशन, ठीक है? वो जो लोन लेगी वो एक्सपेंशन के लिए ही यूज़ होगा, $22 मिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा लोन। द कंपनी करंटली हैज़ एन एक्सिस्टिंग लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 31 मिलियन फ्रॉम द सेम बैंक व्हिच इज़ रिडीमेबल इन 5 ईयर्स टाइम। अच्छा, बस यहाँ पे मेरे लिए इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है। आगे उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी है, कैलकुलेशन पार्ट हो गया और ये चीज़ें होगी, तो मुझे इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है? मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ तक कवर हो जाता है। अब यहाँ पे मुझे देखो, अब अगर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू करूँ, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि यार एक कंपनी को मैं ऑलरेडी ऑडिट करके देता हूँ
और उसकी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? उसी को दूसरी सर्विस प्रोवाइड करने लगूँ, मेरे ज़हन में पहली चीज़ क्या आती है कि यार क्या यहाँ पे ऑडिट फीस ज़्यादा होने की वजह से 15% और मोर पे चली गई तो क्या ये थ्रेट नहीं बनेगा सेल्फ इंटरेस्ट का? बन सकता है। तो ये चीज़ मैं पहले लिख देता हूँ कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ड्यू टू इंक्रीज़्ड फी हो सकती है। मैं यहाँ पे अगर क्वेश्चन अपना सॉल्व करना शुरू करूँगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को और इसको कहते हैं पार्ट 1। पहला इश्यू जो मैंने आइडेंटिफाई किया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ड्यू टू इंक्रीज्ड फीस। देखो किस तरह से इंक्रीज फीस है कि भाई अगर मैं एक कंपनी को ऑलरेडी ऑडिट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ प्लस अब उसको रिव्यू भी प्रोवाइड करने लगूँ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का जिसको अब मैं पीएफआई का नाम दूंगा, पीएफआई का रिव्यू भी प्रोवाइड करने लगूँ, मुझे ऑडिट की भी फीस मिलेगी, मुझे पीएफआई का रिव्यू करने की भी फीस मिलेगी, दो दो फीस मिल रही है। मैंने पढ़ा था सेल्फ इंटरेस्ट रेट के अंदर कि अगर आपकी फीस 15% से ऊपर चली जाए तो वो क्या बनता है सेल्फ इंटरेस्ट है, यू आर ओवर ओवर रिलाइंग ऑन योर क्लाइंट। एक मैंने यहाँ पे पकड़ ली बात सेल्फ इंटरेस्ट रेट वाली, यानी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अपना कवर कर लिया। अगर मैं लेक्चर के अंदर से आपको दिखाऊं तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर एक बात कर ली। फिर मेरे जहन में यहाँ पे एक और चीज आती है, एक कंपनी को मैं ऑडिट प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑलरेडी, उस कंपनी के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करता हूँ। मैंने सेफ गार्ड्स सॉरी सेल्फ मैंने ऑब्जेक्टिविटी के थ्रेड्स के अंदर एक चीज पड़ी थी कि अगर मैं उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता हूं कहीं पे किसी बैंक के साथ किसी उसके कस्टमर के साथ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाता है एडवोकेसी थ्रेड बन जाता है। अब वो यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा कि यार देखो मैं उस कंपनी का ऑडिट करता हूँ, अब जो मैं पीएफआई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू करूंगा वो किसके पास जाएगी, वो बैंक के पास जाएगी। बैंक मेरे उस रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करके इनको लोन दे देगा, ठीक है? तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि मैं कंपनी का ऑडिट भी करता हूँ, मैं पीएफआई का रिव्यू भी कर रहा हूँ और वो पीएफआई की इंफॉर्मेशन बैंक यूज़ कर रहा है। तो बैंक को मैं अपने क्लाइंट को क्या कर रहा हूँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने ऑडिट क्लाइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू कर रहा होता, मैं इसको ऑडिट ना कर रहा होता एनुअल, तो कोई मसला ना बनता। लेकिन अभी मैं ऑडिट भी करता हूँ, प्लस मैं कोई और इसको रिव्यू करके दे रहा हूँ जो कि किसके पास जानी है, बैंक के पास जानी है, उसकी बेसिस के ऊपर इनको लोन मिलना है। तो मैं तो इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ साथ-साथ बैंक के सामने कि इसकी पीएफआई इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हुए मैं पीएफआई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मैं रिव्यू करते हुए बैंक के सामने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है रिव्यू करने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने दूसरा आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई यहाँ पे एडवोकेसी थ्रेट भी है, एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट ड्यू टू रिप्रेजेंटिंग ऑडिट क्लाइंट in front of bank for loan application। दूसरा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? उसके बाद आगे आते हैं। अब अगर देखा जाए कि देखो आपको पीएफआई के ऊपर पीएफआई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप रिव्यू करोगे, आपने कर लिया, ठीक है? एडवोकेसी को भी अभी इग्नोर करो, सेल्फ इंटरेस्ट को भी इग्नोर करो। जब पीएफआई का आपने रिव्यू किया, उसकी बेसिस पे आपको लोन मिला इस कंपनी को, वही लोन का ऑडिट आपने भी करना है कल को, क्योंकि आप एनुअल ऑडिट करते हो। तो भाई क्या फिगर्स जो पीएफआई आपकी ऑलरेडी प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, आपकी ऑलरेडी प्रोवाइडेड सर्विसेज की वजह से कोई चीज़ अफेक्ट हो रही है, जो कि लॉन्ग टर्म लोन है, अफेक्ट होगा, $22 मिलियन का इंक्रीज़ आएगा। आप उस पे ऑलरेडी इनको क्या रिव्यू प्रोवाइड कर रहे हो फॉर पीएफआई, ठीक है? तो आप ऑलरेडी एक काम उस फिगर पे कर चुके हो। आपकी वजह से वो फिगर इफेक्ट हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब आप ही उसका एनुअल पे ऑडिट करोगे, तो क्या ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट नहीं बनता यहाँ पे? कि आपने पीएफआई का रिव्यू किया, पीएफआई का रिव्यू करने के बाद फिगर्स आई, वो फिगर्स किसको इफेक्ट करती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने ही कल को ऑडिट कर लेना है। तो इनडायरेक्टली आप सेल्फ रिव्यू की तरफ भी जा रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट ड्यू टू PFI review indirectly affecting the annual financial statements in respect of the loan। अब किसी-किसी का क्वेश्चन ये ज़रूर बनेगा कि यार ये मैं रिव्यू की वजह से कैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेड बन सकता है? मैं तो सिर्फ रिव्यू प्रोवाइड कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हिलेंगी ज़ाहिर-सी बात है। देखो कैसे बनता है? मैंने पीएफआई का रिव्यू किया, पीएफआई के रिव्यू की वजह से लोन मिल गया,
ठीक है, यहां तक एडवोकेसी थ्रेट था, रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो आप, जब लोन मिला तो मैंने ऑलरेडी ये चीज ऑडिट की हुई थी, या इस चीज के ऊपर डिटेल वर्किंग प्रोवाइड की हुई थी कि यार कितने का लोन मेरे, जब मैं जाहिर सी बात है रिव्यू करूंगा पीएफआई का, तो मैं बड़ी डिटेल में वर्किंग करूंगा, ऊपर ऊपर से तो नहीं सिर्फ मैं जाके उसको देख लूंगा कि यार अच्छा ठीक है। आगे जब हम लोग अदर असाइनमेंट में पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कैसे किया जाता है इसको। इसको भी बड़ा डिटेल में, ऑडिट नहीं बोला जाता, इसको रिव्यू बोला जाता है, लेकिन रिव्यू भी बहुत डिटेल में किया जाता है। ठीक है? तो अब जब आप रिव्यू कर चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, आपको पता है यार इनको लोन मिलना है, उसकी अमाउंट ये है, उस पे इंटरेस्ट इतना होगा, ऑलरेडी आप अपनी वर्किंग सारी कर चुके होगे। तो एनुअल ऑडिट आपको क्या बोलता था? ऑडिट के वक़्त भी आपने लॉन्ग टर्म के ऊपर फुल काम करना है। करना है या नहीं करना? लेकिन आपकी ऑडिट टीम ऑलरेडी हो सकता है पीएफआई के ऊपर काम कर चुकी हो इन डिटेल, उस लोन के ऊपर काम कर चुकी हो इन डिटेल। तो होगा क्या, जब एनुअल ऑडिट आएगा तो उन्हें पता होगा यार हमें तो पता है ना कि इतनी अमाउंट आनी है, उस पे ऊपर इतना इंटरेस्ट बनना है, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑडिट करने की क्या ज़रूरत है? तो ऑब्जेक्टिव तो नहीं रही ना आप, ऑब्जेक्टिविटी तो आपकी खत्म हो गई। जब आपको पता है कि यार मैंने क्या काम किया है, उस पे कोई गलती नहीं हो सकती, उसमें देयर इज़ नो चांसेस ऑफ मिस्टेक, क्योंकि मैंने ही वो काम किया, तो उसको दोबारा से ऑडिट करने की क्या ज़रूरत है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ गया या नहीं? यार अगर आप ऑडिट कर भी लो, तो यू विल ऑब्वियसली नो कि यार हमारे ही बंदों ने किया तो ठीक किया होगा। तो गलती तो यहाँ पे आपने कर दी ना अपनी। सेल्फ रिव्यू की तरफ तो आप चले गए, दैट यू विल इग्नोर योर मिस्टेक्स। ठीक है? तो वो काम तो आप कर रहे हो। तो इसलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आपके लिए बन जाता है। ठीक हो गया। अब अगर मैं एडवोकेसी थ्रेट की बात करूं, तो सबसे बड़ा थ्रेट मुझे यहाँ पे एडवोकेसी लगता है। सेल्फ इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं लगता। सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है यार, क्योंकि मेरा ऑडिट क्लाइंट है ये, वो इंक्रीज करना चाहता है अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को। अगर वो इंक्रीज होगा, मेरे ऑडिट का काम इंक्रीज होगा, और मेरे ऑडिट का काम इंक्रीज होगा, तो मैं कल से उसको ज्यादा फीस ले सकूंगा। तो यहाँ पे सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट ड्यू टू इंक्रीज फी की वजह से देर इज ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट ड्यू टू received benefits by the auditor in future। ये भी कह सकता हूँ कि देखो सेल्फ इंटरेस्ट दो तरीकों से बनता है। एक तो इंक्रीज फीस मैंने लिख दिया है, दूसरी किस वजह से? प्रिसीव्ड बेनिफिट। कैसे होंगे कि भाई ऑडिटर ये तो चाहेगा ना कि भाई इसको लोन मिले, ताकि एक्सपेंड करे। जैसे ही एक्सपेंड करेगा, मुझे ऑडिट का काम ज्यादा करना पड़ेगा, और मुझे ऑडिट का काम ज्यादा करना पड़ेगा तो मैं ज्यादा फीस ले सकता हूँ इससे। तो ऑडिटर के भी प्रिसीव्ड बेनिफिट्स यहाँ पे आ गए। ठीक है, एक और सेल्फ इंटरेस्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इधर। अब अभी तक हम लोग किधर घूम फिर रहे हैं? अभी तक हम लोग घूम फिर रहे हैं भाई, ये देखो यहाँ पे हमने अभी सिर्फ इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात की है। ठीक है, हमने किसी और चीज के ऊपर बात नहीं की। अब मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये आप डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जिस वक्त आप हम लोग पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, या उससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जब अदर असाइनमेंट्स की तरफ जाएंगे, विच इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ अवर ऑडिट। ठीक है, कोर्स खत्म होने लगा है हमारा, अभी से तैयारी ठीक तरीके से करना शुरू कर दो। इट इज 9th ऑफ मई राइट नाउ। इसका मतलब ये है कि जून में आपके एग्जाम्स हैं, एक महीना मुश्किल से रहता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं इसके बारे में, देखो जब भी हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे एक और रिव्यू प्रोसीजर आता है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इंटेंडेड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो इन्होंने ये बोला है कि पीएफआई की वजह से जो कंपनी ने बात बोली है, जो हमें लोन मिलेगा वो हमने एक्सपेंशन के लिए ही यूज करना है, इसके अलावा हम लोग नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो क्या पता अगर वो कहीं और यूज कर रहे हैं, अगर वो झूठ बोल रहे हैं, तो मैनेजमेंट इंटेग्रिटी के ऊपर भी सवाल आता है, उठता है ना सवाल इस चीज का, कि उन्होंने तो आपसे बोला। देखो जब भी आप रिव्यू कर रहे होते हैं ना किसी पीएफआई का, तो आपने मैनेजमेंट से पूछना होता है, और ये एविडेंस हासिल करना होता है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लोन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पीएफआई। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है किस पर्पस के लिए यूज होगी। क्या पता वो लोन लेने के लिए भी यूज कर ले, और इसके अलावा किसी और जगह पे लोन लेने के लिए यूज कर ले। अभी तो वो बता रहे हैं ना कि भाई ये पीएफआई हम लोग सिर्फ यूज करेंगे एक ही बैंक से $22 मिलियन का लोन लेने के लिए। वट इफ यू नो, आपको तो नहीं पता इस बात के बारे में कि भाई क्या पता वो लोग 22 मिलियन का लोन ले ले, इसके अलावा और किसी और बैंक से भी लोन ले ले वो लोग जाके, इसी पीएफआई को यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल है। तो आप यहाँ पे एक और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई एक्सेप्टेंस का, कंफर्म फ्रॉम मैनेजमेंट द इंटेंडेड यूज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, जिसको मैंने किसके अंडर आइडेंटिफाई किया? मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, वेदर they will use only for the current loan application or and not elsewhere। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया इसको। ठीक है, ये हो गया।
अब इसके बाद अगला रिस्क में ये बात कर सकते हो, अब जेनेरिक रिस्क, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने से नहीं लिखने, मैंने इन्फॉर्मेशन सारी इनकॉर्पोरेट कर ली। अब आ जाओ जेनेरिक की तरफ। मोस्ट प्रोबेबल आपको क्या लगता है? शुरू से शुरू करो। प्रोफेशनल क्लीयरेंस आप लोगे इस चीज़ के लिए? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑडिट करते आ रहे हो और आप ही इसका रिव्यू कर रहे हो, तो कोई और पुराना तो ऑडिटर था नहीं जिसने रिव्यू किया हो, तो आप पहले ही बंदे हो, तो प्रोफेशनल क्लीयरेंस की तो बात ही नहीं बनती। इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी की हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी के ऊपर हम लोग ऊपर एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर चुके हैं। मैं जेनेरिक लिख रहा हूँ क्योंकि और सिनेरियो से मैं नहीं लिंक कर सकता। रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट के ऊपर मैं नहीं लिखूँगा, व्हाई नॉट? बिकॉज़ देखो ऑलरेडी आप इसको ऑडिट कर रहे हो, अगर रेपुटेशन का कोई मसला होता तो फिर ऑडिट ही क्यों कर रहे होते? ऑडिट कर रहे हो और दूसरा काम कर रहे हो तो बस ठीक है, फिर करो। फिर तो आपको मतलब रेपुटेशन के ऊपर कोई सवाल उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, हाँ, मैं कह सकता हूँ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के ऊपर डू आई एज़ अ फर्म हैव द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स necessary to review the PFI. ओहो! व्यू द पीएफआई। क्या ये चीज़ है मेरे पास या नहीं है? ठीक है, मैंने एक और आइडेंटिफ़ाई कर लिया। फ़ीस के ऊपर ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत बात कर चुका हूँ जब मैं ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर बात कर रहा था, डबल फ़ीस हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर कोई इश्यू नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जब आप बात कर रहे होते हो तो आपने तो क्लाइंट को एक्सेप्ट ही नहीं करना होता, लेकिन आप तो ऑडिट कर रहे हो ऑडिट, तो मैं अज़्यूम करूँगा इस चीज़ को कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इश्यू नहीं है। रिसोर्सेज़, स्टाफ़ है कि नहीं है? क्यों? इस चीज़ के ऊपर क्यों बात करेंगे हम लोग? क्योंकि देखो, अगर आप हम लोगों ने सेल्फ इंटरेस्ट आइडेंटिफ़ाई किया, हम लोगों ने सेल्फ रिव्यू आइडेंटिफ़ाई किया, एडवोकेसी आइडेंटिफ़ाई किया। ऑब्वियसली हम लोग ये रीज़न देंगे, सेफगार्ड लगाओ कि 2 सेपरेट टीम्स यूज़ करो, ठीक है? ऐसा करेंगे क्योंकि पहली बात तो ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अभी मैंने डिटेल में इन चीज़ों को नहीं वो किया। लेकिन अगर सेपरेट टीम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या इतना रिसोर्स है कि मैं एक और टीम यहाँ पे रख सकूँ और उससे काम कराऊँ? तो मैं उसको बोलूँगा, ड्यू टू यूसेज ऑफ separate teams, do we have enough resources, otherwise staff, to review the PFI? एक और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है? फिर आगे आऊँ अगर रिस्क के ऊपर, तो रिस्क मेरे पास एज़ सच कोई और नहीं बन रहा है यहाँ पे। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहे हैं भाई। पीएफआई के कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते, ये आईएएस के अकॉर्डिंगली नहीं बन रही होती, ठीक है? आगे अब आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता चलेगा जब हम लोग इस टॉपिक पे जाएँगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको ताकि इस क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर सकें। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। क्लाइंट शुड प्रोवाइड ओवरऑल एविडेंस, येस आप लिख सकते हो यहाँ पे कि क्या, वेदर द कंपनी will provide all the estimates used for calculating the PFI. प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए भाई, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है कि आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, उन्हीं बेसिस के ऊपर आप कल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस बना दो, अगले 10 साल की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना दो। जैसे हम लोग एसबीआर में पढ़ा करते थे कि यार इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बंदा चलता है। तो जब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है तो इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है अपने लिए? जब भी उसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है तो वो क्या करता है? अगले 10 से साल की 5 से 10 साल की क्या बनाता है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज़ बना लेता है अगले 10 5 से 10 साल की। अब वो कैसे बनाता है उसको? इट इज़ ऑब्वियस कि वो आज की इन्फॉर्मेशन, आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़ करके अगले 10 साल की चीज़ों को बनाएगा। असम्पशन्स डाल के बहुत ज़्यादा। वैसे ही इस कंपनी ने असम्पशन्स डाली होंगी, तो मैं कह दूँगा कुछ एस्टिमेट्स होंगे, तो मैं उसको कह दूँगा ऑल द एस्टिमेट्स एंड असम्पशन्स यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग पीएफआई। ये चीज़ भी आप कर लो। अब इन चीज़ों के ऊपर आपने डिटेल में लिखना है। अभी तक तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा था, मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, अब लेट्स गो इन डिटेल कि भाई कैसे आपने सारा काम करना है। यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रो कैसे दूँगा अपना कि भाई देखो, वेदर this engagement should be accepted or not by Janssen and Corporation for Narle Corporation for the review of PFI. It depends upon whether the ethical and
in objectivity threats can be reduced to an acceptable level. अब मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या चीज़ आइडेंटिफ़ाई की थी, सेल्फ इंटरेस्ट, एडवोकेसी और फाइनली आइडेंटिफ़ाई किया था मैंने सेल्फ रिव्यू, तो उनके बारे में मैंने थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन दे दी। अब मैं उसको बताऊँगा कि भाई अच्छा सॉरी 1 सेकंड, ये ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बात करता हूँ। देयर इज़ अ सेल्फ interest that due to increased fees which will be received for the additional for the review of PFI in addition to the audit services provided by Janssen and Corporation. अब इस ये जो मैंने आइडेंटिफिकेशन की लाइन लिखी थी इसको डिलीट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसको थोड़ा-सा। The code of ethics states that a self-review, a self-interest threat arises if the fee from a single client represents 15% or यहाँ से लिखूंगा 15% or above of the overall revenue of the firm. There is a threat as the additional fee from the client may increase the overall fee above than 15%. Hence, the Janssen and the corporation should review the fee before accepting this engagement. ठीक है, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगला क्या था? सेल्फ perceived benefit, इसको एक्सप्लेन करते हैं। There is an additional self-interest threat due to the fact that the auditor may have received benefits for the loan attained by the company. कैसे उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। The auditor will most likely consider the PFI नहीं नहीं The auditor will most likely review the PFI under under influence, under biasness that under the bias that if the loan is not received, then the company would not be able to expand, and hence the future audit fee for increased operations would not be attained. Hence, the auditor should also apply appropriate safeguards to mitigate this threat to an acceptable level. मेरे पास कोई इसके लिए कोई एक्सेप्टेबल लेवल की बात नहीं थी, तो मैं इसके लिए कोई ख़ास उसको ये भी नहीं बता रहा कि आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, कि मैंने बस उसको ये बोल दिया कि भाई अगर एक्सेप्ट करना है, तो एप्रोप्रिएट लेवल तक थ्रेट्स को रिड्यूस करो पहले, फिर एक्सेप्ट करो इस एंगेजमेंट को, बस इतना बहुत है। आगे एक मिनट इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ एचपीटी। आगे आते हैं। तो आगे आते हैं, एडवोकेसी थ्रेट आइडेंटिफाई किया हुआ था मैंने। देयर इज़ एन एडवोकेसी थ्रेट as the auditor would be representing gnarly
and corporation for the attainment of the bank loan। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि द ऑडिटर Janssen and Corporation also audits the annual financial statements of the company. If if we review the PFI, it would be represented for the bank loan, and the bank would also consider the auditors consider our remarks on the PFI, क्योंकि मैं उसका काम कर रहूँगा तो मेरे रिमार्क्स को कंसिडर करेगा। Hence, we would be representing the client as being the auditor as well. Hence, the advocacy threat also arises. इसके बारे में मैं कह देता हूँ, है the auditor नहीं, we should only accept this engagement if the threat to advocacy can be reduced to an acceptable level using appropriate safeguards। बस यहाँ तक दो तरीके। ठीक है, सेल्फ रिव्यू थ्रेड के ऊपर आ जाओ। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैसे होता है, काइंडली इसको लिख ले, क्योंकि इतना ज़्यादा तो सॉल्व तो मैं करा दूँ, लेकिन अगेन मटेरियल लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है? सेल्फ रिव्यू थ्रेड कैसे बनता था, उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो कैसे आप अच्छा इसका आप सेफगार्ड क्या दोगे? सेफगार्ड्स नहीं, सेल्फ रिव्यू थ्रेड को ऊपर एक्सप्लेन करना है, आप उसको एक्सप्लेन कर देना, नीचे मैं आपको सेफगार्ड्स बता देता हूँ, कैसे सेफगार्ड्स लिखने हैं। दिस थ्रेड शुड बी रिड्यूस्ड to an acceptable level as the client is not listed. Hence, this service can be provided only if the teams can be set. Only if separate teams for the audit and for the review of an BFI can be used. बस ये उसका सेफगार्ड आपने बता दिया। आगे क्या कन्फर्म फ्रॉम मैनेजमेंट द इंटेंडेड यूज़ मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वेदर दे इसको आप कैसे लिखोगे कि भाई द ऑडिटर्स नहीं, वी शुड कन्फर्म फ्रॉम द मैनेजमेंट द इंटेंडेड use of the PFI as there is a threat that the management may use this reviewed PFI for attainment of additional loan from other banks. Hence, the auditors should consider the integrity of the management through their past experience and obtain written representation from the management for the intended use of this information। बस कि आप भाई मैनेजमेंट से राइटिंग में ले लो कि आप किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करोगे और जिस चीज़ के लिए उन्होंने बताया फिर वो उसी को यूज़ करें। फर्दर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस क्योंकि मैं इनका ऑडिट भी करता आया हूँ, तो मैं इनके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ये भी अंडरस्टैंड कर लूँ कि इनकी इंटेग्रिटी का लेवल क्या है? क्या ये सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? बस
ये लिख देना बहुत है। नीचे डू एज अ फर्म हैव द एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन नेसेसरी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हो। बस यही लिखना है कि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन हो, और मेरे पास, मैं ऑलरेडी कई पीएफआई के ऊपर पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ, तभी मुझे एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए। फिर नीचे आ जाएगा ड्यू टू यूजेज ऑफ द सेपरेट टीम्स एज द सेफगार्ड अंडर the self review thread, we should also understand, we should also acknowledge if it have enough staff to cover both the teams, and only if we have the enough staff required for the two teams, we should proceed with the appointment as the review of the PFI. Otherwise, we should not. Okay, whether the company will provide all the estimates, yes. Under the pre-appointment issues, there is also an additional issue which requires that the client should provide all the information necessary to review the PFI. अब यहाँ पे audit नहीं बोलोगे, to review the PFI बोलोगे. Hence, it should be confirmed from the management whether all the estimates and the assumptions used for the creation of PFI will be provided to the for the review of the PFI. बस इतना आप लिख दो, बस दैट इज मोर देन इनफ। आपके 6 मार्क्स पूरे हो गए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको लिख के लिखा के बता दी कि कैसे आपने लिखनी है। बाकी तो चीजें आप कह सकते हो थोड़ी बहुत कि ये दीज आर जेनेरिक टाइप चीजें, थोड़ी सी कोई इतनी इंपॉर्टेंट है ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेनेरिक चीजें इनके बारे में लिखना आसान है, जैसे क्वालिफिकेशन है, सेपरेट टीम्स यूज करनी है, और मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी सारा कुछ या नहीं प्रोवाइड करेगी, ये सब कुछ चीजें। ठीक है, दिस वाज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं आपको करा रहा हूँ प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेटेड। टेंडर और उनके क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, रीजन बीइंग कि यार वो पेपर में इतने जज नहीं होते, प्लस अगर वो जज हो भी जाए पेपर के अंदर, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ भी ले, तो भाई सीधी सी बात है, टेंडर के लिए मैंने आपको ये चीजें बताई नहीं, आपको याद होनी चाहिए। इसी की बेसिस के ऊपर आपको टेंडर दिया जाएगा पेपर के अंदर, आपने उसको रिव्यू करना है, उसमें आपने देखना है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, सर्विसेज जो मैं ऑफर करता हूँ लिखी हुई है, क्वालिफिकेशन लिखी हुई होनी चाहिए, अवार्ड्स, लोकेशन, मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और जब मैंने आपको बताया था 2 किस्म की सिचुएशंस होती हैं। अगर आप रिव्यू कर रहे हो एक टेंडर का, तो फिर ये सब कुछ उसमें लेकर आओ। इस सब कुछ को देखो क्या ये सब कुछ मौजूद है या नहीं। और अगर बिडिंग हो चुकी है, आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको इंटरव्यू हो रहा है टेंडर की बेसिस पे, तो फिर आपने इस चीज पे ऊपर सिर्फ फोकस करना है कि कैसे प्रेजेंट करोगे अपने आप को, ये रही वो चीज। ठीक है, फिर इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था 5 बेसिक प्रिंसिपल्स थे एडवर्टाइजिंग के। भाई ये रही वो एडवर्टाइजिंग, आपने क्लैरिटी रखनी है, एक्यूरेसी रखनी है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था ये वाला। ठीक है, दिस इज द मेन क्वेश्चन, मिसलीडिंग हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सब कुछ मैंने आपको कराया था। ठीक है, फर्दर इससे पीछे ऑडिट फीस बहुत छोटा टॉपिक है, तो कभी वो पेपर में अकेला नहीं टेस्ट करेगा, किसी चीज के साथ ही टेस्ट करेगा। ठीक है, ये दिस वाज योर प्रैक्टिस मैनेजमेंट, जो कि किस चीज का पार्ट बनता था, जो कि पार्ट था मैप आई का। मैप आई क्या था? प्रोफेशनल इश्यूज, जो कि हमने पढ़ा था एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज। एथिकल में हमने आईसीसीआई पढ़े थे, और प्रोफेशनल इश्यूज में हमने मैप आई पढ़ा था। मैप आई के अंदर पी रिप्रेजेंट करता था प्रैक्टिस मैनेजमेंट को। मैंने आपको ये बताया था कि यार जब भी क्वेश्चन आएगा एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज का, तो उसमें प्रैक्टिस मैनेजमेंट वो नहीं टेस्ट करने लगा, क्योंकि सेपरेट टॉपिक है। तो इस वजह से प्रैक्टिस मैनेजमेंट अब ये वो कर सकता है कि यार प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर ऑडिट फीस की कोई बात रख दे जो कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेट करती है। ठीक है, और प्रोफेशनल फीस के अंदर टेंडर की कोई बात रख दे, छोटी मोटी बातें होती हैं सारी की सारी जो कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेट करती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दिस इज ऑलवेज अ सेपरेट टॉपिक, जो कि सेपरेटली टेस्ट होता है मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में, हमेशा 25 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज सारा का सारा हमारा कवर अप हो चुका है। इसका मतलब ये कि जो पहले वाले चैप्टर्स थे, अभी बुक मेरे पास में खुली हुई, जो मैंने हाईलाइट भी किए थे पहले, वो कवर अप हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने अब शुरू करना है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। वी विल स्टार्ट विद यस अदर असाइनमेंट्स। हम लोग अदर असाइनमेंट्स खत्म करेंगे, वो भी कोई इतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे हैं, थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। उसके अंदर भी प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन ये वाले हम लोग नहीं यूज कर सकते। जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, ये यूज होते हैं ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बना यहाँ से भी आप सकते हो प्रोसीजर्स, लेकिन उनके अंदर अदर असाइनमेंट्स जैसे पीएफआई हो गया, वैसे और भी असाइनमेंट्स आपको मिलेंगी। 6 किस्म के डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, तो वो हम लोग ये नहीं यूज करेंगे उनके लिए, वहां पे याद करने पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको प्रोसीजर्स याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको उनकी टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप लिख सकते हो उनके बारे में। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें टाइम इतना नहीं है, जितना भी हम लोग अभी तक पोर्शन कवर अप कर चुके हैं, एथिक्स तक पहले चैप्टर्स जितने भी हम लोग कवर अप कर चुके हैं, उनके क्वेश्चंस करना शुरू कर दें और धड़ाधड़ करें। दिन में कम से कम 3 क्वेश्चन जब आप करेंगे, तभी आपका आपकी प्रैक्टिस होगी ठीक से। और ऑडिट एक ऐसा टॉपिक है, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो एफएड हो या चाहे वो एडवांस्ड ऑडिट हो, हमेशा याद रखना कि अगर आपने ऑडिट में पास होना है,
रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप अच्छे नंबर्स लेना चाहते हो, सिर्फ पास होना चाहते हो, लेकिन अगर आपने 50 से अबव मार्क्स लेने तो भाई यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऑडिट एक ऐसा खास एग्जाम है, अगर आपने बुक को कभी हाथ नहीं लगाया, आपने कभी कोई लेक्चर्स नहीं लिए, लेकिन अगर आपने किट यानी कैप्लन के किट को कम से कम 3 से 4 दफा सॉल्व किया है, पूरी किट को, ठीक है, पहली दफा आपको मुश्किलात आएंगी, आप आंसर्स पढ़ोगे, एग्जाम में जो लिखा हुआ जो आंसर्स में लिखा है वो पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। फिर जो मर्जी क्वेश्चन आपको कोई भेजे, अगर आपने 4 दफा सिर्फ किट की हुई है, ठीक है, ठीक तरीके से किट को आपने यूटिलाइज करके उसको याद भी किया है, और प्लस उसके आंसर्स को अटेम्प्ट भी किया है ठीक तरीके से, और वो आंसर्स आपके मैच करते हैं गिवन आंसर जो कि बुक के अंदर है, जो कि किट के आखिर में है, ठीक है, अगर वो मैच करते हैं तो आपकी तरफ कोई भी एग्जामिनर किसी भी किस्म का क्वेश्चन फेंक दे, आप उसको कर लोगे, सिर्फ अगर आपने किट की है। ये बताने का मकसद क्या है कि ऑडिट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस ऑडिट में करो उतनी कम है, इसलिए गो अहेड, डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, जितना भी हम लोग अभी कवर अप कर चुके हैं उसके सारे क्वेश्चंस करें, कुछ नहीं समझ आता डू आस्क मी। सी यू इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग, एंड मोस्ट वाली नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से हम लोग शुरू कर देंगे अपना अगला टॉपिक अदर असाइनमेंट्स, तो उससे पहले पहले आप अपना पिछला वाला कोर्स कवर अप करें, क्योंकि जैसे ही अदर असाइनमेंट्स खत्म होने, मैंने एक छोटा सा टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट आपको समझाने हैं, बस दैट्स इट, फिर उसके बाद हम लोगों ने पास क्वेश्चंस की तरफ जाने और उनको निपटाना शुरू करना है, 5 पास पेपर्स करेंगे हम लोग, जो कि मैं आपको खत्म कराऊंगा मोस्ट प्रोबेबली आज 9th है, 20th तक वी विल बी डन विद आवर कोर्स, और फिर 20th से फॉरवर्ड हम लोग मूव करेंगे पास पेपर्स की तरफ, हर एक दिन के बाद एक मैं आपको पास पेपर करा रहा हूँ। सी यू, एंड अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज।